नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है मसीहा और इसकी राइटर है सहर साजिद। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को और होपफुली कि आप लोगों को पसंद आए। वो एक आर्ट गैलरी थी जिसमें नुमाइश के लिए रखी गई सबसे पहली तस्वीर गर अपने कदो-कामत के एतबार से सबसे जुदा थी तो अपनी थीम के लिहाज से सबसे मुनफरिद। वो एक हाथ था, एक भारी मर्दाना हाथ जिसके हाथ की चौथी उंगली ज़मीन पर गिरी एक सूखी शाख को छू रही थी और जहाँ से उंगली उस शाख को छू रही थी वहाँ से शाख हरी होती दिखाई गई थी, ऐसे जैसे ये हरा रंग उस शाख के पूरे बदन में फैलकर उसे गुलो गुलजार बना देगा। और तस्वीर का उन्वान था मसीहा। वो मुसव्वरी का शाहकार नॉट फॉर सेल था। थोड़ा आगे 25 के सन को छूती हुई एक लड़की प्योर शेफून के स्याह लिबास में मलबूस खड़ी एक दूसरी रिपोर्टर लड़की से महवे गुफ्तगू नज़र आती थी। जी आज की नुमाइश के हवाले से आप क्या कहेंगी? माइक उस लड़की के आगे आया। ये नुमाइश मेरी ज़िंदगी की पहली नुमाइश है। अगर मुझे कहने दीजिए, ये मेरी 7 साल की रियाजत है। वो तजुर्बा है जिसने मेरे हर फ़ने मुँह को इस अमल में थकाया और फिर थका कर पकाया है। ये रंग, ये कैनवस नहीं, ये वो कशफ है जो मुझ पर इन 7 सालों में खुला। उम्र के एतबार से उसकी आवाज़ का ठहराव काबिल रश्क था। उसका अंदाज़, उसका लहजा पुख्तगी का पता देता था। वो बातें करते करते पेंटिंग मसीहा के पास आकर रुक गई थी। आपकी आज की इस नुमाइश में ये पेंटिंग नॉट फॉर सेल क्यों है? जैसे आप अपना बचपन लकड़ी के किसी किश संदूक में कैद करके रखते हैं, ऐसे ही मेरा बचपन इस तस्वीर में कैद है। मैं इसे कैसे किसी को दे सकती हूँ? कैसे मसीहा कोई कैसे फॉर सेल कर दे? कैसे? और इस तस्वीर को देखते हुए वो जैसे कहीं खोई थी, दूर, कहीं बहुत दूर। समंदर की लहरों का शोर था, साहिल किनारे हवा नमी की बास लिए चलती थी और वो नमी समंदर के खारे पानी की ना थी, वो नमक किसी की आंख में घुलता था। 7 साल पहले के जब ज़िंदगी उस सूखी शाह के मानी टूट कर ज़मीन पर गिरी थी तो ठीक तब वो आया था, उसका मसीहा। खुदकुशी का ख्याल क्यों आया? नफ्सियात के डॉक्टर ने मरीज़ से सवाल किया। खुदकुशी का ख्याल क्यों आता है? मरीज़ का जवाब उल्टा सवाल था। जब कोई ज़िंदा नहीं रहना चाहता। मरीज़ मुस्कुराया। उसने डॉक्टर को 2 जुमलों में चट किया था। जब जवाब मालूम है तो सवाल किया ही क्यों? जवाब मालूम है, सबब नहीं। खुदकुशी का ख्याल क्यों आया? वो डॉक्टर था, उसने साबित किया। मरीज़ की आंखों में कुछ जलने लगा था, गुस्सा। हाँ, ये उसकी कैफियत का नाम गुस्सा था। मुझे आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना। मरीज़ एक दफ़ा फिर अपने खौल में सिमटा। आपको मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देना मिस ज़ैनब असलम, बल्कि, और उसने कलाम अधूरा छोड़कर कहा, नेक्स्ट प्लीज़। बल्कि तजस्सुस ने उसे अधमुआ किया। वो तलमलाई, मगर उस बल्कि के बाद क्या था ये पूछना गवारा ना था। उसने पैर पटक कर दरवाज़ा ठा मारकर अपने जज्बात का इजहार किया। ये बल्कि ही आपको आइंदा मुझसे मिलने पर मजबूर करेगा। मैं मिस ज़ैनब असलम, आखिर को मैं डॉक्टर होता हूँ, वो भी नफ्सियात का। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट ने जैसे समंदर की गहराई नापी थी। ज़ैनी का मसला भी बड़ा आम सा था, वही जो अमीरों को लाहक होता है, डिप्रेशन। इकलौती औलाद, बाप का बिजनेस वसी तो माँ का सोशल सर्कल। बच्ची पैदा तो हो गई और देने के नाम पर पैसा, सहूलियात, एक लग्जरी लाइफ, सभी था। नहीं था तो वक्त नहीं था, माँ के पास न बाप के पास। मुलाजमों के हाथों पलती बच्ची जब 18 के सन को पहुंची तो उसे अमीरों वाली शदीद बीमारी लाहक हो गई और इसी शदीद बीमारी के हाथों मजबूर होकर नींद की वो ज़्यादा मिकदार में खाने का एहतमाम में कर लिया। दवा ज़्यादा मिकदार में खाने का एहतमाम भी कर लिया, मगर ज़िंदगी थी सो बच गई। अम्मा अब्बा ने हाय वाय मचाकर शहर का सबसे नामवर और माहिर नफ्सियात का डॉक्टर ढूंढा और अब घर की बजाय उसके क्लिनिक फेंकाए। उसकी नैनी की भी अच्छी क्लास हुई, सो अब सूरत हाल ये थी कि डॉक्टर था और ज़ैनी। डॉक्टर इलाज पर बज़िद और ज़ैनी को मरहम से ज़िद। तो देखिए फिर इनमें सबसे पहले कौन हारता है, डॉक्टर या ज़ैनी? हाँ, मिस ज़ैनब असलम, आइए आइए। एक पुरजोश सा अंदाज़ था। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आज तो आपकी अपॉइंटमेंट नहीं थी? उसने याद दहानी मुनासिब समझी। नहीं थी क्या? उसने भुलक्कड़पन का इजहार मुनासिब समझा। थी तो नहीं। वो ख्वामखा ही मुस्कुराया। अच्छा, मैं फिर आ जाऊंगी। और उसने ख्वामखा में मुरव्वत निभाई। अब आपने क्लिनिक को रौनक बख्श दी है तो जाने का सवाल कैसा? वो तो जैसे मुंतज़िर ही था। अब आप रोक रहे हैं तो मैं ठहर जाती हूँ। और वो तो जैसे जाने को तैयार थी ही नहीं। आपने उस दिन कहा था ना कि मुझे आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना, बल्कि क्या? उफ़, उसका माथा अरकलूद हो गया था। अच्छा, मैंने कहा था ऐसा? कब? एकदम डॉक्टर को यादाश्त का आर्जा लाहक हुआ था। उसने बेबस होकर डॉक्टर को देखा और उसकी बेबसी पर जैसे तरस खाया गया। अच्छा, तो मिस ज़ैनब असलम यूँ करते हैं, अभी मेरा लंच ब्रेक, आप मेरे साथ चलिए, फिर देखते हैं कि मैंने कब और क्यों ये बात कही थी। क्या ख्याल है?
कुनिया मेज़ पर टिकाए हाथों पर हाथ रखे मुतबस्सम आंखों के साथ वो जवाब का मुंतज़िर था और ज़ैनी को चिढ़ हुई उन दो मुस्कुराती आंखों से। एक लम्हे के लिए उसने सब भाड़ में झोंक देना चाहा, मगर वो बल्कि चले, वो बादल में ख्वास्ता उठते हुए बोली। अच्छा लंच था भाई कि एक फूड चेन से 2 बर्गर पकड़े, एक उसके हाथ में थमाया, एक खुद पकड़ा और आ गए सी व्यू पर। और अब एक ऊंचे ठेले पर बैठे, वो तो बड़ी रग़बत से खा रहा था, जबकि उसके अलग से नवाला मुश्किल से उतर रहा था। वो हर 2 सेकंड्स के बाद डॉक्टर का चेहरा तकती, शायद कि अब वो बताए, शायद कि अब उसे याद आए कि उस बल्कि के बाद क्या था। मगर वहाँ डॉक्टर था और उसका चहेता बर्गर, जिसे वो यूँ खा रहा था जैसे आज से पहले ज़बान को बर्गर का जायका ही नसीब ना हुआ हो। डॉक्टर, अच्छे बच्चे खाते हुए नहीं बोलते, फ़ौरन टोक दिया गया और वो बर्गर हाथ में पकड़े, हाथ गोद में धरे, मुंह उठाए बैठी रही। वहाँ लहरों के उठने गिरने का शोर था। एक लहर उठती, साहिल तक आती और फिर ढह जाती, फिर दूसरी लहर उठती, फिर तीसरी। वो ये देखने में इतनी मगन हुई कि उस बल्कि को भूल गई। समंदर खूबसूरत है ना? और वो चौंक गई, मुड़कर डॉक्टर को देखा। समंदर खूबसूरत है या नहीं? खूबसूरती क्या होती है मुझे नहीं मालूम। हर वो शय जो आपको खुद में ज़म करके अब्दी सुकून मुहैया करे खूबसूरत है, वही खूबसूरती रखती है। इस जवाब पर उसने डॉक्टर का चेहरा देखा। तो फिर मौत भी खूबसूरत हुई क्या नहीं? उसके होंठों पर जहरीला तबस्सुम था। नहीं, तबीब के तबस्सुम में तर्याक था। कैसे? मौत खुद में ज़म तो कर लेती है, मगर सुकून की गारंटी है क्या? और आपके केस में तो सुकून की 1% भी गारंटी नहीं। क्यों नहीं भला? और तबीब रुक गया। उसने ठहर कर मरीज़ का चेहरा देखा। खुदकुशी हराम है ज़ैनब असलम। और ज़ैनब असलम लाजवाब हुई। उसने तबीब के चेहरे से निगाहें हटाकर एक बार फिर समंदर की खूबसूरती में गर्क हो जाना चाहा, मगर अब की बार ऐसा हो नहीं सका। समंदर खूबसूरत नहीं रहा था, उसने अपनी खूबसूरती खो दी थी। क्यों? ज़ैनी की आंखों में आंसू भर आए। यह खूबसूरत क्यों नहीं दिख रहा? उसने बच्चों की तरह मुँह बसूर कर कहा। अच्छा सवाल है, मगर इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दूंगा। अभी आपका वक्त ख़त्म हुआ। वो कैसे मिनट में बदला था? ज़ैनब ने मुंह खोलकर इतनी हैरानी से उसे देखा कि उसकी आंख आंसू टपकाना भी भूल गई। एक ज़रा से सवाल का जवाब देते कितना वक्त बर्बाद हो जाएगा आपका? वो गुस्से से चिल्लाई। नो नो नो, सेकंड कीमती है बीबी। और जिसने वक्त की कदर की, समझो उसने ज़िंदगी का राज पा लिया। वो कहता जा रहा था और टेलों पत्थरों को फलांगता जा रहा था। आपको अल्लाह पूछेगा। मुठियाँ भींचकर वो शिद्दत गम से धाड़ी थी। वो तो आपको पूछेगा, क्योंकि आपको ऊपर का टिकट कटवाने की जल्दी है। मेरा तो अभी ऐसा कोई इरादा ही नहीं। वो इतने मज़े से बोला कि ज़ैनी का जी चाहा कि उसका मुंह नोच ले, मगर वो क्या कर सकती थी? माँ सिवाय चीखने चिल्लाने के, गुस्सा करने के, सब वो बकती झकती उसके पीछे पीछे थी। और इस दफ़ा डॉक्टर का हरबा कामयाब नहीं हुआ था। ज़ैनब असलम इतने गुस्से में आ गई थी कि नेक्स्ट सेशन में वो नहीं आई। और तबीब का इलाज अभी ही तो शुरू हुआ था। उसने ज़ैनब को कॉल मिलाई। हेलो। सोई सी आवाज़ उभरी। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? दिन के 1 बजे ऐसी फ्रेश और जोशीली आवाज़ किसकी थी? ज़ैनब ने मंदी मंदी आंखों से नंबर पहचानना चाहा और वो नाकाम हुई। कौन? बुरी बात है। अस्सलाम वालेकुम का जवाब वालेकुम अस्सलाम होता है। अफसोस का इजहार हुआ और बड़ी शिद्दत से हुआ। ये आवाज़, ये लहजा, ये अंदाज़। खुदकुशी हराम होती है ज़ैनब असलम। ठा करके एक जुमला जहन में टकराया और उसकी आवाज़ पट से खुल गई। डॉक्टर अमाद? जी, नाचीज़ का यही नाम हुआ करता है। आपने क्यों कॉल की है? वो बदतमीज़ हुई। आपकी याद आ रही थी, इस दफ़ा की फ़ीस जो नहीं आई। वैसे तो आप बड़े फ़लसफ़े बिगाड़ते हैं, और हैं आप इतने मादा परस्त नहीं, कमिटेड। और पैसा किसकी ज़रूरत नहीं बीबी, दाल रोटी का भी बंदोबस्त करना होता है या नहीं? मगर आपको क्या परवाह, क्या फ़िक्र? आप जैसे लोग मुंह में सोने का नवाला लेकर चांदी के बिस्तर पर पैदा होते हैं। मुझ गरीब को देखिए, मरीज़ों को खुद कॉल करके क्लिनिक पर बुलाता हूँ ताकि घर का चूल्हा जल सके। आपको पैसों की ज़रूरत है? और तबीब ने फ़ोन कान से हटाकर देखा। अच्छा, तो बच्ची रहम दिल है तो सही, मैं भिजवा देती हूँ। कितने चाहिए? ना, मैं कोई भिख मंगा लगता हूँ क्या? मेहनत से कमाता हूँ, अपना काम किए बगैर एक ढेला भी नहीं लूँ। ओह, तबीब तो खासा जज्बाती था। मरीज़ ने फ़ोन कान से हटाकर देखा। तो आप चाहते हैं कि मैं आपके पास आऊँ? इसमें तो अकल भी है। तबीब हैरान हुआ। जाहिर है आप आएंगी, पैसा आएगा, चूल्हा जलेगा और मैं एक शर्त पर आऊँगी। मरीज़ ने बात काटी। बिना सुने बिना जाने मंजूर। तबीब ने झटका। कल सुबह 11 बजे, ठीक है? ठीक है। और मरीज़ ने गहरी सांस लेकर सोचा, हाय बेचारा गरीब डॉक्टर। आपने कल शर्त नहीं पूछी तो अब पूछ लेते। बताइए। आपको पिछले दोनों सवालों के जवाब देने हैं। ना दिए तो मैं अभी के अभी उठकर चली जाऊंगी और फ़ीस भी पे नहीं करूंगी। तो आपने काउंटर पर फ़ीस नहीं दी?
तबीब ने सर खुजाया। नहीं। मरीज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अच्छा ठीक है, मुझे तो पैसे चाहिए, पूछिए कौन से सवाल। तबीब शायद हार गया था क्या। वो दोनों कूनियाँ मेज़ के सिरे से टिकाए मरीज़ के सवाल का यूँ मुंतज़िर था जैसे वो तबीब नहीं मरीज़ था। इस बल्कि के बाद क्या था? और तबीब के तबस्सुम ने समंदर की गहराई को मात दी। अर्थ यानी ज़मीन और यूनिवर्स के फ़र्क का तो मालूम होगा आपको। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। उसी तरफ आ रहा हूँ। तो अर्थ और यूनिवर्स का फ़र्क मालूम है तो यूनिवर्स में सब आता है ना, दुनिया, सितारे, स्यारे, ग्लेशियर्स, ब्लैक होल, सब है ना। तो इस यूनिवर्स का, मैं दोहरा रहा हूँ, इस पूरी कायनात की सबसे सुप्रीम क्रिएचर कौन है? वो उलझी। शान अचकाकर दोहराया। तबीब ने ज़रा सा तवक्कुफ़ किया और फिर कहा, आप। मैं? उसके रोंगटे खड़े हो गए। जी आप हैं इस यूनिवर्स की सुप्रीम क्रिएचर और आपको लगता है कि आपको मेरे जैसे लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए भेजा गया ज़ैनब असलम? नहीं, आपको तो इन सवालों के जवाब देने हैं जो ज़िंदगी आपके सामने उठाकर ला रखेगी। खालिक ने आपको इसलिए बनाया है क्या कि एक दिन ज़ैनब असलम उठे और आकर अमाद यासिर से पूछे कि इस बल्कि के बाद क्या था। खालिक की सुप्रीम क्रिएचर अब क्या ये करेगी? ज़ैनब असलम, मेरे सवालों के नहीं, अपने अंदर उठने वाले सवालों के जवाब तलाशिए, खुद जानिए, सोचिए कि खालिक ने आपको क्यों पैदा किया। आपको लगता है कि अल्लाह आपको एवं ही फजूल ही में इस दुनिया में ले आया है? अल्लाह से आप क्या कोई बेमकसद काम या बेमकसद तख्लीक की तवक्को रख सकती हैं? तो आप या आपका वजूद के जिसका शुमार इस कायनात की अशरफुल मखलूक़ात में होता है वो बेमकसद है या उसका आना बेमकसद होगा? इम्पॉसिबल। लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद वो मेज़ पर हाथ मारकर बोला था, क्या है मेरा मकसद? रंधी आवाज़, लबरेज़ आंखें। ये आपको खुद तलाशना है ज़ैनब असलम, आपको खुद जानना है। मैं या कोई भी दूसरा शख्स इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि ये आपके अंदर बुल्ट-इन है। मेरे या किसी दूसरे शख्स के पास कैसे हो सकता है? और वो हंसती तमस्कुर से। आप कहते हैं कि मैं बिना मकसद की तख्लीक नहीं। मेरा वजूद तो मेरे माँ बाप को इतना सा भी मजबूर नहीं कर पाया कि वो मेरे लिए कुछ वक्त निकाल सके। वो मुसलसल उसे देखे जा रही थी। आपके माँ बाप को अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा, एक मकसद अता किया, और अगर वो उसको पूरा नहीं करते ज़ैनब असलम, इसके लिए वो अकाउंटेबल हैं, आप नहीं। आप खुद के लिए अकाउंटेबल होंगी और ये खुदकुशी वगैरह करके या कत्ल करके क्या जवाब देंगी वहाँ जाकर? क्या मुँह दिखलाएंगे? आपको लगता है कि जब अल्लाह आपसे पूछेगा मन रब्बी का कुम, तो आप जवाब दे लेंगी जबकि आप उसकी हद तोड़कर उस दुनिया से गई होंगी? दीनियात मत पढ़ाइए मुझे, मैं पढ़ा नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूँ। क्या आप इस हकीकत से इनकारी हैं कि आप अल्लाह की तख्लीक है? और वो लाजवाब हुई, अपने नाखून चबाने लगी। माँ चाहे होती है, बच्चे को डॉक्टर साहब, उसका प्यार हर दर्द की शफा होता है, उसका लम्स हर जहर का तरियाक होता है। मुझे ये भी नहीं मिला। और उसकी लबरेज़ आंखें झलक पड़ी। अच्छा, आपको लगता है कि आप इस दुनिया की सबसे मजलूम हस्ती हैं? अच्छा, ये कहकर उसने बेल बजाई। रशीदा को भेजना ज़रा, उसने पवन को कहा। जी साहब। थोड़ी देर बाद रशीदा हाजिर थी। रशीदा एक 40-42 साल की सांवले रंग की कमज़ोर जिसामत की औरत थी जिसके सांवले रंग में जर्दियाँ घुली हुई थी। ये रशीदा है, तबीब ने तारुफ करवाया। सलाम, उसने हाथ माथे तक ले जाकर जैनी से कहा। रशीदा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 5 जी। मियाँ क्या करता है तुम्हारा? कुछ नहीं, सारा दिन नशे में पड़ा रहता है। इस क्लिनिक में सफाई करने के अलावा और कहीं काम करती हो? जी साहब, सुबह एक घर के बर्तन धोकर आती हूँ और इतवार के इतवार कपड़े भी। और यहाँ से कितने बजे फारिग होती हो? रात के 9 तो बज ही जाते हैं। अच्छा, तो रात कितने बजे घर जाती हो? घर जाते जाते जी कभी 9:30 हो जाते हैं, कभी 10। फिर क्या जी? घर जाकर सुबह के लिए खाना बनाना होता है और 100 तरह के काम होते हैं जी। कितने बजे सोती हो? 12, 12:30। और उठती कब? 4, 4:30 बजे। बच्चों के लिए वक्त कब निकालती हो? कैसा वक्त साहब जी? उनके पेट में कुछ चला जाए, उनका तन ढक जाए, बस इसी कोशिश में कब दिन होता है कब रात, कुछ पता ही नहीं चलता साहब जी। अच्छा ठीक है, जाओ। और तबीब ने एक नज़र मरीज़ को देखा और कहा, दूसरा सवाल। मरीज़ चंद लम्हे हॉर्न होकर तबीब का चेहरा तकता रहा। तो उसे खुद समझना होगा, खुद जानना होगा। मुंह में भरकर चमचा नहीं दिया जाएगा। उसे कुछ लम्हे लगे खुद को संभालने में। समंदर की खूबसूरती क्यों खो गई थी? वो वैसा खूबसूरत क्यों नहीं रहा? आपकी दिलचस्पी खो गई थी ज़ैनब असलम। और तबीब के जिस्म में तबस्सुम में शफा थी। तो फिर वो खूबसूरत तो ना हुआ ना? अब्दी सुकून तो मुयस्सर ना किया ना उसने?
हाँ, हर शख्स के लिए खूबसूरती की तारीफ़ शख्सी एतबार से मुख्तलिफ है। आपको खुद मालूम करना होगा कि कौन सी शय, कौन सी चीज़, कौन सा काम आपके लिए खूबसूरत है, कौन सा काम आपको अब्दी सुकून मुहैया कर सकता है, और ये कैसे होगा, कैसे मिलेगा। हिट एंड ट्रायल। उसकी वो मुस्कुराहट मरीज़ को खामखा में चिढ़ हुई। मतलब मैं कैसे? कल मिल सकती हैं लंच ब्रेक में 1:30 बजे तक। और वो चुप होकर महज उसे देखने लगी। क्यों? कुछ देर बाद बोली, मिलेंगे तो बताऊंगा, कल फिर। डन? ओह नो। उसने मुठ्ठियाँ भींच लीं, मुँह सुर्ख कर लिया और तबीब दिल खोल कर हंसा था। गाड़ी एक इदारे के सामने आकर रुकी थी। गाड़ी रोककर उसने साथ बैठी शख्सियत को देखा और कहा, कोई सवाल ना होगा, कोई बात नहीं, बस आप खामोशी से देखेंगे और ये जानेंगे कि ये काम आपको खूबसूरत लगता है या सुकून देता है कि नहीं। ओके। और वो तैयार नज़र आती थी। चले फिर उठाइए ये डब्बे मेरे साथ। वो मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ों के डब्बे थे जो उन्हें बांटने थे, और वो एक यतीम खाना था। पहले तो वो तबीब के साथ बांटती रही, मगर फिर बेजार होकर वहीं गुलाम गर्दिश में भटकने लगी, यहाँ से वहाँ, इधर से उधर। फिर वो रुक गई। वो एक 5 साल की बच्ची थी जो एक दरख्त की शाख में हल्की सी लकड़ी से ज़मीन पर कुछ बना रही थी। आप क्या बना रही हैं? वो उसके करीब हुई। फ्लावर्स, मगन से अंदाज में जवाब आया। करीब होने पर मालूम हुआ कि वहाँ छोटे बड़े बहुत से फ्लावर्स बने हुए थे, और वो चंद लम्हे उस बच्ची को देखती रही। उसके फूलों की वैरायटी हैरत अंगेज़ थी। आप पेंट क्यों नहीं करती हो फ्लावर्स को? यूँ गीली मिट्टी पर क्यों बना रही हो? मेरे पास पेंट नहीं है। उसके अनहमाक में फ़र्क नहीं आया और जहनी का दिल धक करके रह गया। उसने बच्ची का मासूम चेहरा देखा, उस गीली ज़मीन को देखा, उसके मैले हाथ को देखा, और उसकी आंख नम हुई। अगर मैं आपको पेंट ला दूँ तो? और बच्चे का हाथ यखलख्त रुक गया। दुनिया भर की हैरानी उस एक आंखों में आन सिमटी थी। आप लाएंगी, आप ला देंगी? इश्तियाक काबिल दीद था। बिल्कुल, मैं ला कर दूँगी, बल्कि अभी ला कर दूँगी। आप यहीं मेरा इंतज़ार करें। वो उठी और तेज़ी से बढ़ी और फिर पलटी। नाम क्या आपका? सालिया। ओके सालिया, यहाँ से जाना नहीं, मैं अभी पेंट लेकर आती हूँ। और उस बच्ची से ज़्यादा इश्तियाक का मुजाहरा उसने किया। वो भागती भागती आई थी। डॉक्टर, उसने एकदम जाकर अमाद का बाजू थामा। चलें। उसके आस्तीन को किसी बच्चे की तरह खींचा। कहाँ? क्या हुआ? डॉक्टर बच्चों के साथ बिजी था। चले ना, चलिए भी। वो क्या जैनी, क्या मसला है? जैनी और ज़ैनब असलम कैसे जैनी हुई? तबीब अनजान था। मुझे पेंट लेने हैं। किस लिए? सालिया के लिए। और तबीब सालिया कौन कहते कहते रुक गया। उसने ठहरकर जैनी का पुरजोश सुर्ख चेहरा देखा। तो क्या उसे मकसद मिल गया? तो क्या उसने उसे ढूंढ लिया? मगर जैनी ने उसे ये सोचने ना दिया और खींचकर गाड़ी तक ले गई। और जब वो पेंट लेकर वापस आए तो, मैं जा रहा हूँ, आपके ड्राइवर को यहाँ भेज दूँगा। ओके ओके। और वहाँ परवाह किसे थी? जैनी पेंट और ब्रशेज़ का शॉपर संभाले तेज़ी से उतरी और उससे आ गेट के पीछे गायब हो गई। तबीब उसे तकता रहा और फिर मुस्कुराकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। और उस दिन उसने सालिया को पेंट नहीं ला कर दिए थे, अपने लिए एक राह खोली थी। यूट्यूब से वीडियोस देख देख कर सालिया को पेंट सिखाते सिखाते न जाने कब कैसे उसकी दिलचस्पी भी उस चीज़ में बढ़ती चली गई। वो अनजान थी, अब उसके हर मिशन में उसके साथ सालिया की पेंटिंग होती थी। और अब डॉक्टर उससे सवाल नहीं करता था, वो बात किया करती थी। बात भी क्या बातें, सालिया से शुरू होकर सालिया पर ख़त्म। और तबीब ने मुस्कुराकर उसका मासूम पुरजोश चेहरा देखा। तो क्या वो लौट आई थी? आप ये तो देखिए। मरीज़ ने तबीब के सामने एक के बाद एक कागज़ निकाल कर रखना शुरू किया। ये बस फूल ही बनाती है क्या? तबीब एक के बाद एक कागज़ देखकर कहता था। हाँ, सालिया को फूल बनाने बेहद पसंद है। ये वो एक कागज़ को देखते देखते एकदम रुका। तो उसने खुद बनाया? जी, मगर ये आइडिया मेरा था। तुम्हारा? वो हैरान हुआ। वो 2 हाथ जो साथ साथ दुआ की शक्ल में जुड़े थे और उन 2 हाथों की हथेलियाँ फूलों से लदी हुई थी। तबीब ने उसका चेहरा देखा, वो मुस्कुराई। आपको मालूम है ये हाथ किसके हैं? किसके हैं? तबीब अनजान बना। आपके। और ज़माना एक पल के लिए अपनी गर्दिश भूला था, या जैनी का दिल धड़कना। आप मेरे मसीहा हैं। तबीब एक लम्हे के लिए चुप हुआ और फिर हंस दिया। मैं तो अपने तमाम मरीज़ों का ही मसीहा हूँ। नहीं, आप मेरे लिए। तुम सालिया का काम सामने क्यों नहीं लाई? मतलब? और वो बड़े आराम से मौजू से हटी थी। मतलब ये कि दुनिया के सामने लाओ भाई, इसका काम। इतनी टैलेंटेड बच्ची है, टैलेंट ज़ाया थोड़ी करना है। कैसे लाओ? या खुदा जैनी। तबीब एकदम हाथ छोड़कर बैठा था। आज के दौर में भी कोई पूछता है कैसे? भैया FB पेज बनाओ ना। हाँ, ओह। और वो दोनों हाथ मुंह पर रखे पीछे को हटी। मेरे जहन में क्यों नहीं आया? वो सख्त ताज्जुब का शिकार थी। जहन होता तो ना। वो बुड़बुड़ाया। डॉक्टर, वो चीखी और फिर वहाँ उन दोनों की हंसी गूंजने लगी थी। और फिर उसने सालियाज़ आर्ट के नाम से FB पेज बनाया जिस पर सालिया और उसके काम की तस्वीरें थी। उसकी वीडियोस कुछ जैनी के साथ, कुछ जैनी की पेंट करते हुए, कुछ खेलते हुए।
करते कराते एकदम उसका पेज बहुत मशहूर हो गया। उसकी वीडियोस वायरल होने लगी और ये तब हुआ जब उसने अपनी एक वीडियो उस पेज पर शेयर की कि जिसमें सालिया का तारुफ और हालात का बयान था। वो यतीम खाने की इमारत में दिखाई गई थी और ये सालिया के लिए आर्ट स्कूल में दाखिले के लिए था, फ़ंड रेजिंग थी। यहाँ पर यह सवाल बनता है कि ज़ैनी तो खुद इतनी अमीर थी, तो ये फ़ंड रेजिंग कैसी? वो ऐसी कि ज़ैनी के अम्मा अब्बा ने उस फजूल सी यतीम बच्ची के लिए एक भी दहला देने से इनकार कर दिया था, तो उसे ये खुद करना पड़ा। वो आई थी, डॉक्टर अमाद के पास भी आई थी। आइए आइए ज़ैनी बेबी, आप तो हमें भूल ही गई। उसकी टेंशन्स खुद ब खुद कम होती गई। आपको कैसे भूल सकती हूँ डॉक्टर? और वो उस लहजे इस अंदाज़ पर मुस्कुराया। बड़ी हो गई हैं, पता नहीं खैरियत? और वो चुप हो गई। मदद चाहिए? इतनी संजीदगी, तबीब भी संजीदा हुआ। कैसी मदद? और वो होंठ चबाकर उसे देखने लगी। और फिर सालिया का दाखिला एक बहुत अच्छे आर्ट स्कूल में हो गया था। ज़िंदगी को सिमत मिल गई थी, मगर मकसद ये कहीं अभी दूर था, कहीं छुपा हुआ था। आज फिर उसका सेशन था। क्या मेरी ज़िंदगी का मकसद सालिया की ज़िंदगी बनाना था डॉक्टर? हो भी सकता है और नहीं भी। मतलब ये कि ज़ैनी बाज़ वाक़यात आपकी ज़िंदगी के सपोर्टिंग करैक्टर होते हैं। ये वाक़यात तय करते हैं या कह लें कि रहनुमाई करते हैं कि आपको आखिर जाना कहाँ है। जैसे मैं और आप सालिया की ज़िंदगी के सपोर्टिंग करैक्टर्स हैं। उसकी ज़िंदगी का मकसद तो नहीं हो सकते ना? हाँ, मैं और आप। वो गर्दन पीछे को फेंक कर हंसी। मेरे अब्बा अम्मा को पता चले ना तो वो फिर से हंसी। ये फेक सेशंस तो हुआ कुछ यूँ था कि ज़ैनी ने मदद के नाम पर डॉक्टर से ये फ़ेक सेशंस मांगे थे। जो फ़ीस डॉक्टर के पास इन सेशंस के नाम पर आती थी वो सालिया के अकाउंट में मुंतकिल हो जाया करती थी। हाँ, वो भी कभी आ जाया करती थी जब कभी दिल घबरा जाता, बेजार होता या मायूस, वो आ जाती थी। जी, फ़ेक सेशन। जिस दिन पकड़े गए ना, लाइसेंस कैंसिल करवाओगी तुम मेरा? नहीं होता। वहाँ बेपरवाही थी। वैसे इस सेशन की फ़ीस लूँगा मैं। तबीब ने एकदम माथे पर आंखें रखी और ज़ैनी को हमेशा ये फ़ीस लेने वाली बात दिल पर जाकर चुभती थी। तुम कॉलेज ज्वाइन कर लो। क्यों करूँगी? ये क्या कॉलेज आकर? कुछ नहीं पढ़ने को। वो यूँ नज़र आई जैसे दुनिया में उसके पढ़ने के वास्ते कुछ बचा ही नहीं। वही पढ़ना जो सालिया पढ़ती है। क्या? वो झटका खाकर आगे को हुई। तबीब के पास हर इलाज मौजूद था। आपका मतलब है आर्ट्स, फाइन आर्ट्स? हाँ, तुम कर सकती हो। आपको लगता है मेरा इंटरेस्ट इसमें है? इंटरेस्ट तुम्हारा हो और मालूम मुझे हो। कमाल करती हो बेबी। उसके साथ ही उसने घड़ी देखी और देख कर कहा, टाइम ओवर। उसने तबीब का चेहरा देखा और देख कर रह गया। आज वो तलमलाई नहीं थी, गुस्सा नहीं किया था। एक गहरी सांस भरकर, एक घूरी डालकर वो अपना पर्स उठाकर चली गई थी और तबीब कुर्सी से टेक लगा हाथों में पेन घुमाते उसे गहरी निगाह से जाता देखता था। वो शफायाब हो रही थी। फाइन आर्ट ज्वाइन करने के बाद उसे मालूम हुआ कि वो तो इसमें अच्छी खासी दिलचस्पी रखती थी। वो यूँ मसरूफ़ हुई कि बाकी सब भूलने लगी। अलावा डॉक्टर के वो अब भी उससे मिलते रहना चाहती थी और इस मिलते रहने की जितनी फ़ीस भी उसे भरनी पड़ती वो भरती। रंग, कागज़ और ज़ैनब असलम जब ये तकून अपना रंग जमाती थी तो दुनिया के बाकी रंग फीके पड़ने लगते थे। उसके हाथ में जादू था, वो कमाल था, वो हुनर था जो कि देखने वाली आँख को बांध दे। ज़ैनब असलम जब रंगों को छूती थी तो रंग बातें किया करते, बोलने लगते, अपना आप देखने वाली आँख पर यूँ आया करते कि वो जान जाता कि ज़ैनब असलम को तो रंगों का कशफ हासिल है। फ़ीस जमा करवा दी और वो बैठते बैठते रुक सी गई। एक तेज़ नज़र से डॉक्टर को देखा। वो ऐनक नाक पर जमाए महवियत से कुछ लिखता था। एक सेशन की फ़ीस भी नहीं भी दूंगी तो फाकों से मर नहीं जाएंगे आप। और इतनी सी आशनाई है ना कि ऐसे ही कभी मिलने आ जाया करूं कि नहीं। उसे सख्त तप चढ़ी। गधा घास से दोस्ती करे तो खाएगा क्या ज़ैनी बीबी? वो पेन पर कवर लगाते हुए उसकी तरफ मतवज्जह हुआ। इतने प्रोफेशनल न बना करें। मैं उतना ही प्रोफेशनल हूँ। फ़ीस जमा करवाई? डॉक्टर, उसे दुख हुआ। तबीब ने एक कंधे अचकाए। मैं भर दूंगी। उसकी आँख ख्वामखा नम हुई। हाँ तो ऐसे कहिए, कैसे आना हुआ? वो चंद लम्हे उस चेहरे को देखती रही। क्यों करते हैं आप ऐसे? और वो ऐसी मुस्कुराहट से मुस्कुराया जो कहती थी, मैं बताऊँ अब क्या? मुझे आना ही नहीं चाहिए था। वो तलमला कर उठी और जितनी ज़ोर से दरवाज़ा खोला उससे भी कई ज़ोर से बंद करके अपनी खौला निकाली थी। और डॉक्टर के लिए ये नया नहीं था। बहुत से मरीज़ उससे यूं ही अटैच हो जाया करते थे। ये फ़ीस तो उनकी दिल शिकनी का एक बहाना थी। वो तो डॉक्टर था, इलाज करता था, हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बन सकता था। और हर शफायाब होने वाला उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था, जैसे कि अब ज़ैनब असलम भी। रात 2 बजे उसके फ़ोन ने एकदम शोर मचाया था। एक दफ़ा तो वो शोर उसे जगाने में नाकाम रहा, मगर मतवातिर होते शोर ने भला आखिर उसकी नींद तोड़ दी थी। बामुश्किल खुली आंखों से नाम देखा तो पेशेंट सी ब्लिंक कर रहा था और ज़ैनी अपना नंबर यूँ सेव हुआ देख लेती तो गम से मर ही जाती। नींद के गलबे ने उसे समझने नहीं दिया था कि ये पेशेंट जी कौन था। नींद ने उसका हलक भी बंद कर
बंद कर छोड़ा था। आपको मालूम है मैंने जान लिया डॉक्टर। दूसरी तरफ जैनी की पुरजोश खिलखिलाती आवाज़ सुनाई दी। जैनी इस जोश के हाथों बसारा से महरूम ना होती तो कौन कहने पर बुरा तो ज़रूर बनाती। डॉक्टर ने खुद को खींचकर क्राउन से टेक लगाई। वो ताहार इस आवाज़ की मालिक शख्सियत को पहचान नहीं पाया था। आप पूछेंगे नहीं क्या जान लिया? वो अपने लिए टाइम बाय कर रहा था ताकि वो आवाज़ में आकर जान सके कि दूसरी तरफ कौन बात करता था। यहीं क्या पर मेरे दूसरे डॉक्टर्स में क्या फ़र्क है? ओह जैनी एकदम फ्लैश हुआ और उसे समझ आ गई थी। आधी रात को तुमने मुझे ये फ़र्क बताने के लिए फ़ोन किया जैनी? वो ठीक ठाक बेजार हुआ था। सो रहा था यार। सॉरी मगर अच्छा सुबह क्लिनिक आकर बताना। इस वक्त बहुत सख्त थका हुआ हूँ। आप फ़ीस लेंगे? शरारत भरा चहकता अंदाज न समझी अपने अरूज पर थी। नहीं लेता। वह नाक तक भरा बैठा था। बंद कर रहा हूँ। एक सेकंड। क्या है? किस वक्त आऊँ? जब जी चाहे। वो ठक से फ़ोन बंद। फ़ोन को फेंक कर 2 मिनट भी नहीं लगे थे अमाद यासिर को सोने में, और वहाँ किसी ने रात आंखों में काटी थी। रात को 2 बजे यूँ मुंह उठाकर आप हर किसी को ऐसे ही कॉल कर देती हैं? वो उसे देखते ही बोला। आप हर किसी थोड़ी हैं। वहाँ नाज अपने अरूज पर था। जी तो कहिए क्या जान लिया आपने? यही कि आप में और दूसरे डॉक्टर्स में क्या फ़र्क है? अच्छा तो क्या फ़र्क है? हलाल करके खाते हैं आप। दूसरों की तरह पैसा तो बनाते हैं मगर इस पैसे को हलाल बनाने के लिए आप आखिरी हद तक जान मारते हैं। कौन डॉक्टर है जो अपने मरीज़ को एक महंगी फूड चेन से लंच लेकर देता है? ना सिर्फ ये बल्कि साहिल पर भी ले जाता है। वो उसे दिखाना चाहता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और ये कि उसी के लिए तो बनाई गई है। जैनी आप मुझे कहने दें, उसने टोक दिया। कितने हैं? हाँ डॉक्टर कितने हैं जो कि अपने मरीज़ को किसी यतीम खाने ले जाकर ये दिखाते हैं कि ज़िंदगी किस कदर मजबूर है। उंगलियों पर गिने जाने लायक भी अफराद नहीं जो किसी की ज़िंदगी को उसका महवर अता कर देते हैं। आपने ये किया, आपने मुझसे अपने 5 मिनट के भी पैसे लिए मगर फिर उन्हें हलाल किया डॉक्टर। हलाल किया। मुझे नई ज़िंदगी इस डॉक्टर ने अता नहीं की थी जिसने मेरी कटी फुटी रगों को जोड़ा था। ये आपने अता किया डॉक्टर, आपने। उसकी आंखें नम थी, मोहब्बत से ज़्यादा अकीदत से वो आंखें सामने बैठे शख्स को तकती थी। डॉक्टर अमान ने गहरी सांस भरकर उसे देखा। फिर उसने एक फ़ाइल उठाई और ज़ैनब को पकड़ाते हुए कहा, केस क्लोज्ड जैनी, तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं रही। तुम इस काबिल हो चुकी हो कि ज़िंदगी को और इसमें रनमा होने वाली चीज़ों को अपनी अकल के साथ परख सको। वेलकम टू लाइफ जैनी। वो मुस्कुराया और समझो जैनी की रूह फना हुई। क्या मतलब? उसने फ़ाइल नहीं पकड़ी थी। मतलब ये कि तुम्हें अब रोज़ मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। तुम इतनी मजबूत हो चुकी हो कि ज़िंदगी को अपनी टांगों के सहारे चल सको। और जैनी की हलक में कुछ फंसा था जिससे निगलना अजाब बना। मिलते तो रहेंगे ना? पता नहीं कैसी यकीन दहानी थी जो उसने चाही थी। मेरे पास वक्त ही कहाँ होता है, तुम्हें तो मालूम है। वो साफ इनकारी हुआ। जैनब ने सर झुका लिया कि आंसू अब उसके इख्तियार में न रहे थे। वो चल लम्हे हाथों को मलती रही, यूँ कि जैसे उसे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। मैं बहते आंसुओं के साथ उसने एकदम मुंह खोलकर सांस ली। मैं आपसे मैं जानता हूँ। उसका जुमला कहे बिना समझा गया। उसने झटके से सर उठाया। और तुम ही नहीं ज़ैनब असलम, तुम ही नहीं, यहाँ बैठने वाला हर शफायाब होने वाला फ़र्द मुझसे मिलते रहना चाहता है और हर दूसरी औरत मुझसे मोहब्बत की दावेदार होती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मरीज़ अपने मसीहा के साथ एक रिश्ते में बन जाता है और फिर उसका दिमाग उस रिश्ते को मोहब्बत का नाम देकर डिफ़ाइन करना चाहता है, मगर ऐसा नहीं है ज़ैनब, ऐसा नहीं है। ये हमारे वक्ती जज्बात, वक्ती अटैचमेंट्स होती हैं और ये ऐसी शदीद होती हैं कि हम इन्हें मोहब्बत का नाम देकर इन्हें हमेशगी अता करना चाहते हैं। ये मोहब्बत नहीं होती और तुम इतनी छोटी हो कि तुम्हें हर वो शय मोहब्बत लगेगी, हर उस बंदे से मोहब्बत होगी जो तुम्हें ज़रा सी भी तवज्जो देगा। मोहब्बत ये नहीं होती, ये सिर्फ हेल्यूसिनेशन है जैनी, महज हेल्यूसिनेशन। ये जो तुम्हारे जज्बात हैं ना, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, रियलिटी में ये कहीं भी वजूद नहीं रखते। तो इन वक्ती जज्बात से मुतासिर होकर अपनी ज़िंदगी को एक नए नफ्सियाती मसले में मत उलझाओ। लिखो, पढ़ो, रंग बिखेरो, कुछ बनो, फिर चाहे मोहब्बत करो, मगर जब मोहब्बत करो तो जैनी वो हेल्यूसिनेशन ना हो, वो ऐसी हो कि बंद आंखों के साथ भी दिखाई दे और बिन छुए भी महसूस हो। वो बोलता रहा और उसके आंसू एक के बाद एक करके गिरते रहे। और वो जब चुप हुआ तो ज़ैनब असलम को लगा कि आज के बाद दुनिया भी उतनी ही खामोश होगी।
कभी कभार अच्छे दोस्तों की तरह मिल भी सकते हैं क्या? उसकी आवाज़ नम-आलूद थी। नहीं, क्यों? और वो पैर पटक कर रो दी। अभी इस वक्त जब तुम मेरे सामने बैठकर आंसू बहा रही हो तो ज़ैनब असलम, तुम इस वक्त किसी और ज़ैनी का हक मार रही हो। कहीं और ज़ैनब असलम मेरी मुंतज़िर हैं कि मैं उन्हें एक महंगे फूड चेन का बर्गर लेकर साहिल समंदर पर ले जाऊं और दिखाऊं कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। कहीं और ज़ैनब असलम अपनी कटी फटी रगों के साथ मेरी मुंतज़िर है ताकि मैं उन्हें यतीम खाने में पलती ज़िंदगी दिखाकर ये समझा सकूं कि ज़िंदगी किस कदर मजबूर है। कहीं ज़ैनब असलम ज़ैनी कि जिन्हें उनकी ज़िंदगी का महवर अता करना है, तो ये वक्त आज से अब से उनकी अमानत है, तो क्या तुम इसमें ख़यानत करना चाहोगी? और वो लाजवाब हुई। आप अपनी फैमिली को भी वक्त देते होंगे ना, उसी वक्त में से थोड़ा सा। वो फैमिली है ज़ैनब असलम, तुम फैमिली नहीं। और ज़ैनब असलम के सर पर आसमान टूट पड़ा था। वो कि जैसे वो खुद ही अपना सब कुछ मान चुकी थी। वो कहता था कि तुम फैमिली नहीं हो, आप मेरा दिल तोड़ रहे हैं। नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। क्या हुआ अगर यही हकीकत मुझे फिर से अपनी जान लेने पर मजबूर कर दे तो? ज़िम्मेदार कौन होगा? तुम खुद ज़ैनब असलम, सिर्फ तुम। वो क्यों? क्योंकि तुम हलाल और हराम के फ़र्क को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हो। और अब के ज़ैनब असलम के पैरों तले से ज़मीन खिसकी थी। उसका दिल थक के रह गया था। केस क्लोज्ड, ज़ैनब असलम। और ये उसके मसीहा के आखिरी अल्फाज थे जो उसने सुने। उस मासूम चेहरे के आखिरी तासुर ने उसे दुखी किया। हालांकि वो इतना प्रोफेशनल था कि अपना दुखी होना भी कंट्रोल करना जानता था, मगर फिर भी उसे अफसोस हुआ। वो चाहता तो अपने अफसोस या रंज को बड़े आराम से दूर कर सकता था, मगर ये मरीज़ के लिए सेहत बख्शना था। वो फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाता। ये एक पैरासाइट वो प्लांट जो दूसरों के भरोसे पर बढ़ता चला जाता है, बनकर रह जाता। तो उसे दुखी होना मंजूर, मगर ये कि अपनी कहीं माँ की मेहनत पर पानी फेरना मंजूर नहीं था। तो उसने ज़ैनी को जाने दिया उसी टूटे दिल के साथ कि जिसका मरहम आज से और अब से उसे खुद करना था। वो कुछ लम्हे के लिए नेक्स्ट पेशेंट नहीं ले सका। यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और फिर उसने सेलफोन निकाला। कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद पेशेंट जी के नंबर को देखते हुए वो उस पर अंगूठा फेरता रहा और फिर एक गहरी सांस भरकर उसने नंबर ब्लॉक कर दिया। और इसके साथ ही केस हमेशा के लिए क्लोज्ड हो गया था। वो जब क्लिनिक से निकली तो सीधी घर न जा सकी। नम आंखों के साथ वो सामने फैली भागती दौड़ती ज़िंदगी को देखती रही। ये अभी ज़रा सी देर कबल चंद सानिये बेशतर ऐसी तो न थी जैसी अब थी। और वो खुद किस कदर खुशी से जोश से उस क्लिनिक में दाखिल हुई थी, और वो जैसे दाखिल हुई थी अब वैसी तो न थी कि जैसी ज़रा सी देर पहले थी। चंद सानिये बेशतर थी। बीबी जी, वो बुरी तरह चौंकी। घर चलें? वो ड्राइवर था। नहीं तो फिर कहाँ? समंदर किनारे। उसने जुमला पूरा ना होने दिया था और समंदर किनारे जाकर उसने वही पत्थर, वही टेला और ढूंढना चाहा कि जहाँ कभी वो दोनों बैठे थे, मगर जाहिर है ये मुमकिन नहीं था। एक समंदर ये था जो सामने फैला था और एक समंदर वो था जो वजूद में फैलकर आंखों से बह रहा था, मगर वो रोई नहीं। लंबी लंबी सांसें लो। कानों में किसी की आवाज़ गूंजी। उसने हिचकियाँ भरते हुए मुँह खोलकर सांस ली। एक और लंबी सांस लो। आवाज़ दोबारा गूंजी। उसने एक और लंबी सांस ली। और अब खुद से कहो, दिस वॉन्ट लास्ट फॉर एवर, दिस वॉन्ट लास्ट फॉर एवर। और उसने कपकपाते हुए कहा और बार बार कहा, ये सब वक्ती है, गुजर जाएगा। आवाज़ फिर से गूंजी, ये सब वक्ती है, गुजर जाएगा। उसने दोहराया, और ये तकलीफ़, ये दर्द जब गुजर जाएगा तो यूँ होगा कि जैसे कभी था ही नहीं। और वो आवाज़ रहबर का सा काम करती थी। और ये तकलीफ़, ये दर्द जब गुज़र, और ज़ैनी जुमला मुकम्मल ना कर पाए। वो घुटनों के बल गिरी थी। हो सकता है ये तकलीफ़, ये दर्द गुज़र जाए, मगर डॉक्टर ये तो अभी है और बहुत शदीद है। और उसकी आवाज़ पर इतना इख्तियार न रहा। वो लहरों से भी ऊंची होने लगी और समंदर ने उन आंसुओं को हैरत से तका। ये कैसा खारा पानी था जो उससे ज़्यादा ताकतवर था। वो आंख से बहने वाला नमक समंदर में हल ना हो सका। हो सकता था कि ज़ैनब असलम दोबारा उसी पॉइंट पर जा खड़ी होती कि जहाँ से चली थी, मगर ये कि उसे मसीहा के मानने की इतनी आदत हो चुकी थी, वो उसकी ज़ात पर इतना गालिब आ चुका था कि उसने मान लिया, समझ लिया कि ये ल्यूसिनेशन नहीं था। वो मोहब्बत के जिसका शिकार वो अभी हुई थी, वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और मरीज़ तो वही करता है ना जो उसका तबीब उसके लिए तजवीज़ करे। तो अब तबीब ने नुस्खे में लिख दिया कि इश्क नहीं, खलल है दिमाग का। ल्यूसिनेशन। ज़ैनब असलम ने एक उम्र इस नाम के सहारे खुद को संभालना चाहा, खलल है दिमाग का कहकर मूव ऑन करना चाहा, मगर वो कर ही नहीं पाई। पूरी ताकत लगाकर जब भी वो इस मदार से बाहर निकलना चाहती तो मोहब्बत एक मकनातीस का रूप धार लेती जो उसके पैरों को बांध कर रख छोड़ती।
उसे सांस नहीं आती थी, वो अंदर कहीं सीने के मकाम पर फंस गई थी और उसे सख्त तकलीफ पहुंचाई थी। और ऐसे में जब वो तबीब का नंबर डायल करती तो एक आध बेल के बाद डिस्कनेक्ट हो जाती। वो पहरों डायल करती रहती, मगर वहाँ से जवाब कभी आना था ना ही कभी आया। वो उसके क्लिनिक भी गई। डॉक्टर साहब शहर से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, यहाँ नहीं है, ऐसे जुमले सुनने को मिलते रहे। और उसने कई बार गाड़ी में बैठकर घंटों उसका इंतज़ार किया कि कभी ना कभी तो वो क्लिनिक से निकलेगा ना, तो वो उसे देख लेगी, मगर वो चेहरा उसे दोबारा दिखाई नहीं दिया। और जब ना दिखाई दिया तो वही हुआ, यानी डिप्रेशन। मगर अब के ज़ैनी खुद भी चाहती थी ना तो फिर से अपनी रगें काट नहीं पाती। उसके कमरे के पर्दे गिरे रहते, वो पहरों नींद की दवा खाकर सोई रहती, एंटी डिप्रेसेंट इस्तेमाल करती, मगर मालूम नहीं ये कैसा खलल लाक हो गया था जो दफ़ा होता था ना रफ़ा। और वो भी तो एक ऐसा दिन था जब वो कसलमंदी से बिस्तर पर किसी नकारा शाह की मानित पड़ी थी। कमरे के भारी दबीज पर्दे उससे समय की घड़ी छुपाए हुए थे। ऐसे में दरवाज़ा नॉक हुआ। कौन? बीबी जी, वो कोई मिलने आया आपसे। कौन? और वो कौन? कहते कहते रुक गई। क्या डॉक्टर? वो करंट खाकर उठी थी। नंगे पैर जब वो भागती हुई आई तो एक नन्हा वजूद भागता हुआ उसकी टांगों से आन लिपटा था। आप भी मुझे छोड़कर चली गई ज़ैनी आपी? ज़ैनब का दिल कट कर रह गया। नहीं, वो बेख्तियार ज़मीन पर उसके कद के बराबर आ बैठी। ज़ैनी आपी अपनी सालिया को कैसे छोड़ सकती है? वो उसके नन्हे हाथ चूमते वो बोली थी। कैसे छोड़ सकती है? उसे खुद में भींचते हुए उसने जैसे बेयकीनी से खुद कलामी की थी। तो ये तय था कि ज़ैनी अगर अब खुद भी चाहती ना तो डी ट्रैक हो नहीं सकती थी। आप रोती क्यों रहती हैं ज़ैनी आपी? इसलिए कि मुझे रोना आता है सालिया। क्यों रोना आता है? कोई याद आता है क्या? बहुत याद आता है, बहुत। तो आप उससे मिल लेना। वो नहीं मिलता ना तो फ़ोन कर ले। फ़ोन भी नहीं उठाता। फिर तो वो गंदा बच्चा हुआ ना, बहुत गंदा बच्चा है। वो रोते रोते हंसती। गंदे बच्चों के लिए रोते नहीं ज़ैनी आपी। और ज़ैनी ने होंठ यकदम भींच लिए। और जिन दिनों से ये यकीन हुआ कि ये हेल्यूसिनेशन अब उम्र भर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो उसने एक काम किया। उसने उस दुख, उस रंज को यूँ बना लिया जैसे उसी के जिस्म का कोई हिस्सा, कोई अज़ू। वो जान गई थी कि ये दिमागी खलल अब उसके दिमाग को यूँ ही ख़राब रखेगा। तो उसने इस गम को सोग में बदलने ना दिया। सोग वो होता है कि जिसमें मुब्तला होकर इंसान का जहन और दिल दोनों मिलकर बंदे को इस तरह से निकारा बना दे कि आप फिर ज़िंदगी का दूसरा फेल अंजाम ना दे सके। गम ये आपके साथ रहता है, किसी कांच की तरह, दिल में चुभता कांटे की तरह पेवस्त रहता है, मगर ज़िंदगी अपनी डगर पर चलती रहती है। तो ज़ैनी ने उस दिमागी खलल को सोग न बनाया कि ये हराम है। उसने अपने गम की तरह पाल लिया। दिल का एक कोना उस गम से आबाद रहा और रोज़ रात वहाँ दर्द का दरबार लगता और गम अपना जश्न मनाता था। और फिर वो ज़ैनब असलम से ZA हो गई, एक उभरती हुई मुसव्वरा कि जिसका नाम आर्ट के कदरदानों में मोतबर अल्फाज में लिया जाने लगा था। अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलकर उसने दरवाजे के साथ लगे स्विच पर हाथ मारकर रोशनी का इंतज़ाम किया। चाबियां कॉर्नर्स पर रखी। थकावट इतनी थी कि वो जहाँ बैठता वहीं सो जाता। मगर इस कदर थकावट के बावजूद उसे एक केस स्टडी करना था। इसी वास्ते उसने फ्रेश होने के बाद पहला काम कॉफ़ी बनाने का किया था। कॉफ़ी के भाप उड़ाते मग के साथ वो फ़ाइल लेकर लाउंज में बैठा था। लिड ऑन करते हुए उसने फ़ाइल खोली, साथ ही कॉफ़ी का एक घूंट भरा था। उसका ध्यान फाइल के बाद कॉफ़ी पर था। स्क्रीन पर क्या चल रहा था वो चंद आवाज़ों के नाम पर उसके कानों में तो मुंतकिल हो रहा था, मगर ज़हन और बसारत उसे गिरफ्त न करती थी। उसने कुछ पॉइंट नोट करने के लिए कलम उठाया। मसीहा, कोई कैसे फॉर सेल कर दे, वो एक आवाज़। उसने झटके से सर उठाया था। एक लम्हे के लिए वो स्क्रीन पर नज़र आते चेहरे को सांस लेते बिना तकता रहा। सैनी, वो जे ये, और उसके लबों से टूटता हुआ वो नाम अदा हुआ। लगता है आप अपने बचपन में खो गई हैं। रिपोर्टर लड़की के कहने पर वो चौंकी। आई एम सॉरी, वो मतानत से बोली। अच्छा, तो इस पेंटिंग की थीम के बारे में कुछ बताइए। वो अब एक और पेंटिंग के पास जाते हुए बोली थी, ये मोहब्बत है। और मोहब्बत क्या है? मोहब्बत, ज़ैनी रुक सी गई। मोहब्बत वो है जो बंद आंखों के साथ भी दिखाई दे, और वो जो बिन छुए भी महसूस हो। और अमाद यासिर के हाथ से कलम छूटकर टेबल की सतह से टकराया। उसके हाथ इतने बेजान हुए थे कि उसने कॉफ़ी का मग मेज़ पर रख दिया था। ज़ैनी आज आई थी? जी सर। और उसने एक गहरी सांस भरी। ये लड़की, उसका दिल ताज्जुब से भर गया था। उसके ज़्यादातर मरीज़ उससे रब्ता रखना चाहते थे, मिलना चाहते थे, अनटच रहना चाहते थे, मगर ये ज़ैनी अपनी टाइप की एक ही वाक़ई हुई थी। कुछ मरीज़ तो पहले मरहले पर ही पीछे हट जाते,
जब वो नंबर मिलाते और आगे से नंबर नहीं मिलता था, जबकि डॉक्टर उन्हें ब्लॉक कर चुका होता था। कुछ दूसरे मरहले पर पीछे हटते थे कि जब वो क्लिनिक आते और उन्हें मिलने नहीं दिया जाता था। मगर ये ज़ैनी आज बिला मुबालगा 8वां रोज़ था जब वो रोज़ क्लिनिक आकर डॉक्टर के बारे में पूछती और उसे झंडी दिखा दी जाती। कभी कह दिया जाता वो मुल्क से बाहर है, कभी किसी पेंटिंग या कॉन्फ्रेंस में, मगर वो अपने नाम की एक ही थी। और जब वो बाज ना आई तो मजबूरन बड़े दुख के साथ डॉक्टर ने गार्ड से कहलवा दिया कि उसे अंदर ना आने दिया जाए। तो ज़ैनी तीसरे मरहले में दाखिल हो चुकी थी। तो क्या वाकई मैं वो, और यहाँ पर आकर उस तमाम तर नफ्सियात समझने के बावजूद तभी समझ ना पाया। और उस दिन जब ज़ैनी आई तो बीबी आपको इजाज़त नहीं। जी। ज़ैनी के पेट में घुंसा पड़ा। आपको इजाज़त नहीं? और वो इतनी हैरानी से गार्ड का मुंह तकती रही थी जैसे वो कोई मावराए अकल बात कहता था। क्या मतलब इजाज़त नहीं? डॉक्टर साहब ने आपके क्लिनिक में दाखिले पर पाबंदी लगा दी, आप अंदर नहीं जा सकती। और अब के बार उसकी आंखें मिर्चों से भरी थी। उसका मुंह खुल गया, नाक के नथने फड़फड़ाए, होंठ भींच गया और उसने मुड़कर एक निगाह दरवाजे के पार डाली तो वो अंदर था। हाथों की मुठ्ठियाँ भींच गई। अपने साहब से कहना और आंसू लड़क कर गाल तक आया। ज़ैनी को बंद आंखों के पीछे कुछ दिखाई देने लगा और बिन छुए कुछ महसूस होने लगा। और अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते हुए वो पलट के अंदर सीसीटीवी कैमरे से उसे देखते हुए अमाद ने एक गहरी सांस भरी थी। आई एम सॉरी ज़ैनी, सॉरी, मगर यही तुम्हारे लिए बेहतर है। वो दुख से बुड़बड़ाया। वो बहुत आगे आ गई थी, बहुत आगे। अब उसकी हौसला शिकनी ज़रूरी थी। थक कर उसने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाई। चल मैं यूं ही गुजरे। तो उसने बेल बजाई। गार्ड को बुलवाइएगा, अंदर आने वाले मुलाजिम से कहकर वो उठकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। एक हाथ पैंट की जेब में डाले वो बाहर फैली दुनिया को तकता था। जी सर। वो मुड़ा था। ज़ैनी ने कुछ कहा। जी सर। क्या? वो मुस्तरिब हुआ। पता नहीं जी, बड़ी अजीब सी बात थी। कह रही थी कि साहब से कहना बंद आंखों से दिखाई देता है, छुए बिना। कुछ ऐसा ही था। वो एक दावती कार्ड था। ज़ैनी ने छम्बे से उसे खोला तो अमाद यासिर वर्ड्स विद नौरीन मुगल। ज़ैनी के कान एकदम साए साए करने लगे। उसका सर चकराया। कार्ड उसके हाथों से नीचे जा गिरा। वो दोनों हाथ कानों पर रखकर दोहरी हुई थी। अमाद ने तकलीफ से आंखें बंद की। उसको नफ्सियाती तौर पर हराने के लिए ये ज़रूरी था, ये ज़रूरी हो गया था। आई एम सॉरी ज़ैनी, वो रन से बुड़बड़ाया। मैं तुम्हें भुला नहीं पाऊँगा, यकीनन मैं तुम्हें भुला नहीं पाऊँगा। डॉक्टर अमान ने उसकी वापस जाती हुई कार को देखकर कहा था। और वो आखिरी दिन था कि जिस दिन मसीहा ने ज़ैनी को देखा था। हाँ, वो उसे भुला नहीं पाया था। वो आज तक भुला नहीं पाया था। वो आज तक ज़ैनी की इस्तकामत पर हैरान था। और अगर उसे वो दावती कार ना भेजता तो उसे यकीन था कि ज़ैनी आज भी क्लिनिक बाहर उसका इंतज़ार कर रही होती। ज़ैनी, वो याद थी कि जिसे अजीब का दर्जा देकर उसने दिल के कोने में अजायब घर की मूर्ति की तरह आज भी सजा रखा था। हर दफ़ा अमाद की आंख उस याद की मूर्ति को बड़ी हैरत से तका करती थी। आज तो 7 साल पहले ऐसा भी कोई पागल गुजरा था कि जिसने उसका पीछा ले लिया था। 7 साल पहले किसी की स्याहकार रोज़ाना बिला नागा उसकी क्लिनिक के बाहर आ खड़ी होती थी। ओह, तो ऐसा अजीब ज़माना भी कोई गुजरा था। वो रोज़ रात उस अजायब घर को आबाद करता और उसकी आंख की पुतली रोज़ रात इतनी और उसी हैरत के साथ सुकड़ती थी कि जितनी पहले दिन सुकड़ी थी। और ये इस तरह से हुआ कि वो आंखें बंद करके ज़ैनी का एक नक्श पहचान सकता था और बिन छुए उसकी मौजूदगी का बता सकता था। मगर नफ्सियात का डॉक्टर था ना, तो मोहब्बत को इतनी आसानी से कैसे मान सकता था। तो उसने मोहब्बत को भी हैरानी का नाम देकर एक मूर्ति बनाकर उसी अजायब घर में सजा रखा था कि जहाँ ज़ैनी की याद बसेरा करती थी। उस लड़की के रवैये ने उसे हैरान किया था। ये तो अजीब थी डॉक्टर साहब की ज़ैनी की याद के लिए। आह तबीब, आह। कोई साहबा नाम तो नहीं बताया, मगर वो आपकी मसीहा में इंटरेस्टेड है। सालिया के कहने पर उसने यूँ सालिया को देखा जैसे सालिया जानती ना थी। मैंने उनसे कहा था कि नॉट फॉर सेल है, मगर वो बाजिद थे। उसने हाथ उठाकर कहा। कौन साहब थे? नाम नहीं बताया, मगर कहा कि आपसे पूछ लूँ एक बार। नहीं, मसीहा फॉर्सेस नहीं है। साफ साफ जवाब दे दो। उसका लहजा दो टोक था। सालिया उसे देख कर रह गई थी। अनेक्सी के कमरे को ज़ैनी ने स्टूडियो में तब्दील कर रखा था। वो अब खुद कमाने के काबिल हो चुकी थी। सो सालिया का घर वो अनेक्सी था। सालिया का क्या, वो दोनों ही अक्सर व बेशतर वहीं पाई जाती थी। सालिया का पेज आज भी उसी तरह चलता था। कई रोज़ों से लाइक कर चुके थे। ज़िंदगी को अपने रोज़ जोरे बाजू पर ज़ैनी ने रवां कर लिया था। सालिया के बारे में ज़ैनी के माँ बाप के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और यही तहफ़्फ़ुज़ात ज़ैनी के उनसे इख्तलाफ़ात का भी बाइस भी बनते थे। लेकिन फिर भी वो कोशिश करती थी कि कोई नागवार वाक़या ना हो।
ना ही हो तो अच्छा है। अभी उस वक्त भी वो एक पेंटिंग पर काम कर रही थी। सालिया पास बैठी अपनी स्केचबुक का काम कर रही थी। बीबी जी क्या बात है गुलनवाज? मसरूफ़ सी आवाज़ में उसने मुड़े बिना कहा। कोई साहब आए हैं, कहते हैं कि आपकी वो पेंटिंग ख़रीदनी है जो आपको बेचनी नहीं है। ये बात सुनकर वो फौरी मुड़ी। सालिया ने भी चौंक कर सर उठाया। उन दोनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। मेरे ख्याल में मसीहा की बात कर रहे हैं। हाँ मगर, वो उलझी। जाकर कह दो कि मसीहा फॉर सेल नहीं है। फिर सर झटक कर दोबारा वो इज़ल की तरफ मुतवज्जे हुई थी। गुलनवाज वहीं से वापस हो गया। सालिया भी दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। सालिया भी दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। को 5 मिनट ही गुजरे थे कि बीबी जी उफ़ो, कह दिया ना मसीहा फॉर सेल नहीं। उसने मुड़े बिना गुस्से से कहा। मसीहा खुद लेने आ जाए क्या, तब भी नहीं? रगों में दौड़ता खून मुंजमद हुआ था या बदन में चलती सांस थमी थी। न चाहते हुए भी ब्रश उसके हाथ से गिरा। पेंट के छींटे उड़े, कुछ पैरों पर गिरे, कुछ ज़मीन पर, और उसने धीरे से आंखें बंद की, यूँ जैसे कुछ भी नहीं देखना चाहती हो। उसे नहीं मुड़ना था, उसे नहीं देखना था। एक उम्र की रियाजत थी कि जिसके बाद वो इस मकाम तक पहुंची थी कि मसीहा को पेंट कर सके। और अब अगर मसीहा खुद ही उसके हाथों पैरों ने बदन का साथ छोड़ना चाहा था, मगर वो 7 साल पहले की ज़हनी थी क्या? एक गहरी सांस भरकर अपनी पूरी कुव्वत लगाकर वो मुड़ी और वो सामने था। 7 साल बाद वो सामने था, वैसा ही फ्रेश, स्मार्ट, वैसी ही होंठों पर खिलती हल्की सी तबस्सुम से मुस्कुराहट। जैनी के दिल हाथ को पड़ा। तो क्या इन 7 सालों में उसने जैनी को इतना भी याद नहीं किया कि उसके होंठों की मुस्कुराहट ही मदम हो जाती? वो इतना सा तो जैनी को याद कर ही लेता, मगर ये तो जैनी का रोग था। मसीहा फॉर सेल नहीं, वो बोली तो आवाज़ में क्या क्या नहीं था। गम, गुस्सा, तकलीफ़, रंज। मसीहा खुद भी लेने आ जाए तो तब भी नहीं क्या? कोई अपनी मसीहाई भी खरीदता है क्या? लहजा तड़खा हुआ था। ये क्या कह दिया था उसने? उसके होंठों की मबहम सी मुस्कुराहट एकदम मानद पड़ी। वो संजीदा नज़र आया। उस एक पल में उसने अपनी सारी नफ्सियात की डिग्रियों को छान कर, ज़हन की सारी सलाहियतों को बरोए कार लाकर एक अदद जवाब देना चाहा, मगर वो नाकाम रहा। बड़ी हो गई हो मदहम, मगर गहरी मुस्कुराहट लौट आई। अब भी ना होती क्या? तुरंत जवाब आया और वो हंस दिया। ज़रा सा आगे को आया, जैनी से चंद कदम के फासले पर। उसकी आंखों में झांकना चाहा तो वो नज़र फेर गई। तुम्हें यूँ बड़ा देखने के लिए वो सब ज़रूरी था, वरना तुम आज भी वहीं 16 साल की जैनी होती, टूट कर, बिखर कर चिढ़ना और जुड़कर अपने पैरों पर खड़े हो जाना। ये फ़न यूँ ही तो नहीं जाता ना। जैनी की आंखों में एकदम मिर्चें भर गई। अगर तुम मुनासिब समझो तो कभी मेरे साथ मेरे घर आओ। मैं आपके घर आकर क्या करूँगी? मैं अपने बच्चों से मिलवाना है क्या? वो यूँ जलकर बोली कि अमाद का कहका बेसाख्ता था। बच्चों से मुलाकात तो तब हो सकेगी अगर तुम हाँ करोगी तो। मैं हाँ करूँगी तो? बहुत दर्जा हैरान हुई। हाँ ना, तुम हाँ करोगी तो शादी होगी, तभी तो बच्चे होंगे। उसे समझने में एक पल लगा और जब समझा तो अब उसका मुंह सुर्ख हुआ। गुलनवाज, गुलनवाज, वो चीखी। साहब को बाहर का रास्ता दिखा दो, आपकी बच्चों से मुलाकात का इंतज़ार रहेगा, वो जाते जाते कह गया। और जैनी वो सर को दोनों हाथों से थाम कर सोफे पर गिरी थी। और फिर तो जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया था। रोज़ उसके पास एक स्लिप आती मसीहा के लिए। वो स्लिप पकड़ती, देखती, 7 साल की अजियत को याद करती और फिर डस्टबिन में फेंक देती। अजब ये था कि वो मना नहीं करती थी। चाहने के बावजूद कोई शायद उसे रोक देती थी और उकसाती थी कि वो कागज़ का एक टुकड़ा उसके हाथों तक ज़रूर पहुँचे, और वो जैसे इन सारे सालों का हिसाब बेबाक कर देना चाहती थी। ऐसा कब तक चलेगा जैनी आपा? वो सालिया थी, जब तक दिल को करार नहीं आ जाता। ये जैनी थी, क्या दिल का करार रोज़ाना इस स्लिप को डस्टबिन में फेंकने में है? और जैनी ने हैरत से सालिया को देखा। वो कब बड़ी हुई? 7 साल आपने काटे, क्या अगले 7 साल आप पिछले 7 सालों का हिसाब लेती रहेंगी? आपको लगता है कि ये मामला इतना लंबा आ जाएगा? क्या कहना चाहती हो? वो तड़की। एक हाँ कह देने में आपकी अना कितने साल खाएगी? और जैनी एकदम चुप हुई, खामोश, बिल्कुल खामोश। आप नफ्सियात के डॉक्टर होते हैं, ये नफ्सियाती डॉक्टर हैं? उफ, इतनी गुस्से भरी आवाज़। अमान ने फ़ोन कान से हटाकर देखा। मतलब रोज़ स्लिप पर लिख भेजते हैं मसीहा सेल करोगी, और वो अना की चैम्पियन रोज़ उसे मरोड़ तरोड़ कर डस्टबिन में फेंक देती है। ये नहीं लिख कर भेज सकते कि मुझसे शादी करोगी? आखिर में आकर सालिया दिल खोलकर गुस्से से चीखती और फिर फ़ोन बंद। ओह, ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? वो अभी तक हैरान था। स्टूडियो में दाखिल होते ही रोज़ की तरह आज भी उसने पहला काम टेबल पर से वो कागज़ का टुकड़ा उठाने का किया। उसे खोला। नज़रों ने रोज़ की तरह एक ही सतर पड़ी, पर दिमाग ने हाथों को ज़ोर
रोज़ की तरह वही पैगाम भेजना चाहा कि फेंक दो, मगर वो झटका खाकर रुकी। दिमाग ने ये सारे काम एकदम मनसूख किए थे। मुझसे शादी करोगी? वो आंखें फाड़ कर इस जुमले को देख रही थी। लिख कर भेज दे। नहीं। सालिया की बात पर उसने झट से मुड़कर सालिया को देखा। वो सवालिया निशान बनी हुई थी। और क्या लिखेंगी? क्या? हाँ। सालिया ने भी अपनी कहकर छोड़ी। उसने नज़रें फेर ली। नहीं कहती तो भी फंसती, हाँ करती तो भी। सो उसके दिमाग ने एक नई राह सुझाई। वो मुस्कुराई, यूं जैसे बादलों भरे आसमान से सूरज की किरण ने झांका। ऐसे सवालों का जवाब मशरकी लड़कियां नहीं, उनके माँ और बाप देते हैं। उसने कागज़ पर लिखा, लिखकर तय किया और तय करके गुलनवाज को पकड़ा दिया। और पकड़ा कर वो यूँ हो गई जैसे रुई का गाला। वो ज़मीन पर कब थी। उसने खिड़की खोली, रोशन चमकते आसमान को देखकर एक आसूदा सांस भरी और ख़ुद कलामी के अंदाज में बोली, डॉक्टर ठीक ही कहता है, ये 7 साल मेरे लिए ज़रूरी थे। जब हर काम का एक वक्त मुकर्रर है तो वो अपनी मुकर्ररा साथ से पहले कैसे और क्यों कर वकूफ़ पजीर हो जाता। सालिया ने उसके चेहरे पर धनक रंग उतरते देखे थे। तो ये था आज का नावल। होपफुली कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मुझे तो बड़ा ही मज़े का लगा, मतलब बहुत अच्छा था यार। होपफुली कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। एक छोटी सी क्यूट सी नॉवल वाली स्टोरी थी। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।